एक इंसिडेंट था, उससे इंस्पायर्ड है। आशीष पाठक जी ने इस प्ले को लिखा है और स्वाति जी ने इसको डायरेक्ट किया है। स्वाति जी के बारे में मैं कुछ आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। स्वाति जी बेसिकली एकेडमिकली माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हैं। उसके बाद MPSD NSD से इन्होंने डिप्लोमा किया। 2019 में मेटा महिंद्रा अवार्ड मिला इनको बेस्ट लाइट डिजाइन और बेस्ट डायरेक्टर के लिए। एक बार जोरदार तालियां स्वाति जी के लिए। जो हमारे प्ले के प्ले राइट थे आशीष पाठक जी, इनकी एकेडमिक्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पर इनकी एक चीज जो मैंने गूगल पर पढ़ी थी वो ये था कि सर का ये मानना है कि नाटक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। और जैसे कि हम सब भी थिएटर से जुड़े हुए हैं और इस चीज से हम लोग बिल्कुल मानते हैं इस चीज को कि जो एक संदेश नाटक दे सकता है वो शायद किसी और माध्यम से नहीं दिया जा सकता। सर साइकोलॉजी साइंसेज और सोशल इश्यूज को में एक्सपर्ट हैं और इनके बहुत से प्लेज पॉपकॉर्न, रेड फ्रॉग बहुत फेमस हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। परसों आपने पपेट्री शो देखा, भट्ट साहब ने किया था वो। एक बार भट्ट साहब के लिए भी तालियां। तो आज का मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं। अमित सनौरिया जी हमारे बीच हैं सात्विक आर्ट से। एक बार अमित भाई का भी स्वागत करते हैं। मैम एकेडमिक्स माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद रूरल मैनेजमेंट में MBA, देन MPSD NSD। आपने माइक्रोबायोलॉजी इसलिए पढ़ी थी कि सूक्ष्म जीवों को समझने के बाद आप मानव जीवों को समझने के काम आ सके। और ये माइक्रोबायोलॉजी इस एकेडमिक से लेके और नाट्य विधा में आने का प्लीज अपना सफर शेयर कीजिए। देखिए माइक्रोबायोलॉजी मैंने कुछ सोच के नहीं लिया। मैं लेने भी नहीं गई थी सब्जेक्ट, मुझे कौन सा लेना है। मैं 12th के एग्ज़ाम के बाद मैं अपनी दादी के यहाँ छुट्टियों में गई थी और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और 10 दिन में ही मिल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही 10 दिन में, मैं तो यहाँ भी घूम रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला जाओ कॉलेज में एडमिशन ले लो। मम्मी गई तो मैंने अपनी सहेली को बोला तू क्या ले रही है? बोलती बायोटेक ले रही है। तो मेरी मम्मी गई बायोटेक लेने के लिए, तो उन्होंने बोला नहीं इसकी % कम है। मेरे 72 थे और बायोटेक के लिए 78+ चाहिए था। तो मम्मी बोलती बायोटेक नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्या मिल रहा है? बोलती रुको पूछ के बताती हूँ। तो बोलती माइक्रोबायोलॉजी मिल रहा है। मैंने कहा ले लो, जो मिल रहा है ले लो। तो ऐसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिया। नाटक की तरफ, थिएटर की तरफ। तो जब मैंने माइक्रोबायोलॉजी कॉलेज में ले लिया तो मेरे साथ एक चीज़ अच्छी है, मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, मैं बोर नहीं होती। तो जब मैंने माइक्रोबायोलॉजी लिया तो क्लास में इंटरेस्ट आता था। एक अच्छी चीज़ होती है जबलपुर में और बाहर भी, यूथ फेस्टिवल होता है। तो मैं बचपन से डांस करती थी, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी करती थी। जब कॉलेज आई तो यूथ फेस्ट हो रहा था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक्टिंग मैंने वहीं से शुरू की है। मैं यूथ फेस्टिवल में ड्रामा करती थी, हमने नेशनल भी जीता हुआ था वहाँ से, तो अच्छा लगता था। लेकिन मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। फिर मैंने पापा ने कहा कि ये तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या करोगी इसमें? मैंने कहा ये भी सही बात है, क्या? तो फिर मैंने MBA कर लिया। लेकिन मैं MBA करते हुए चाहे मेरे केमिस्ट्री के वाइवा हों, चाहे मेरे मैनेजमेंट के वाइवा हों, चाहे बॉटनी के, चाहे माइक्रोबायोलॉजी के, पता नहीं ऐसे क्या वो कुछ भी पूछते थे मैं थिएटर को लेकर ही जवाब देती थी। तो मेरे सारे टीचर्स ने मुझे कहा कि ये ठीक है लेकिन तुम थिएटर ही करो, वही करो। तो जब मेरा MBA का मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैंने 2 महीने नौकरी भी की, तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे समझाया कि ठीक है तुम ठीक कर रही हो लेकिन तुम वही करो। तो उसी साल MPSD के फॉर्म आए, तो मैंने सर को फ़ोन किया कि आप मेरे MPSD का फॉर्म भर दो। तो मैं वापस आई, फिर मैंने MPSD दिया, मेरा हो गया। मैंने 1 साल वहाँ पढ़ाई की। फिर अगले साल मैंने NSD का भी एग्ज़ाम दिया, क्योंकि MPS 1 साल मुझे लगा कि सीखने के लिए कम है, थोड़ा और सीखना चाहिए। तो मैं NSD चली गई, फिर मैं 3 साल वहाँ पढ़ाई की। आशीष जी आपने बहुत शानदार किया, रेड फ्रॉग, पॉपकॉर्न, और कल का प्ले तो हमारा प्ले था।
ये जो कल का प्ले था उस नृशंस हत्याकांड के बारे में, इसकी इंस्पिरेशन सर उसी से मिली या कुछ और भी बैक ऑफ द माइंड चीजें रहीं जब आपने ये प्ले लिखा? हालांकि मैं वहाँ कॉलेज के लिए हर साल एक नाटक लिखा करता था, तो मुझे लड़कियों के कॉलेज में नाटक कराना था। तो एक बात पहले से तय थी कि मुझे एक ऐसा नाटक लिखना है जिसमें लड़कियां अभिनय करें, और उसी प्रक्रिया में अब नाटक लिखने की प्रक्रिया आपके भीतर 24 घंटा चलती है। आप अपने प्रेमी के साथ हैं तो भी नाटक नहीं छूटता, और प्रेमी को इससे बहुत शिकायत होती है, बहुत मतलब इससे मैं तो रेमबैक्सी में भी था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वो अफसर को भी शिकायत होती है कि हम इसके दिमाग का स्कैन करके जान तो सकें कि सैलरी हम देते हैं, ये सोचता कुछ और है। तो यही सोचते हुए मैं एक फिल्म देखी मैंने, बेंडिक्ट में, तो अद्भुत फिल्म है वो, और मुझे लगा कि चूंकि फिल्म का काम एक दस्तावेजीकरण भी है, तो उस घटना का दस्तावेजीकरण मुझे लगा खूबसूरत है, अद्भुत फिल्म है, सीमा जी का काम और शेखर कपूर का निर्देशन, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो मुझे लगा, लेकिन एक विमर्श उसमें से गाया कि ठीक है वो घटना अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो सब कुछ कह रही है, लेकिन फूलन देवी के बारे में मैंने ध्यान से सोचा कि ये औरत गरीब है, ये औरत दलित है, जाति से छोटी है, और ये औरत है। तो ये तीन चीजें एक साथ जो भारतीय समाज में आप देखेंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन है, या जिन लोगों में श्रेष्ठी बोध है, पुरुषों में है, पैसे वालों में है, या जो जाति से ऊपर है उनमें है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और मुझे लगा कि इस पर एक विमर्श होना चाहिए। लड़कियों के लिए नाटक लिखना ही था, बाकी सारी बातें फिल्में में आ ही चुकी थी, तो ऐसा कुछ था नहीं कि जिसे रिपीट किया जाए। मुझे लगा कि ये जो ठाकुर मारे गए, इनकी जो स्त्रियां हैं, जो इनकी विधवाएं हैं, इनके ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं। एक शॉट है जहां नदी का दृश्य है, जहां वो औरतें खड़ी हैं, बैक शॉट है और चिता जल रही है। मैंने कहा ये औरतें कौन हैं, ये क्या है, इनके साथ क्या हुआ होगा। तो बहुत ज्यादा जानकारी उस समय मिली नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने एक विधवा यात्रा निकाली थी और संभवतः एक बीड़ी का कारखाना उनके लिए बन गया था। इसके अलावा कहीं कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। तो मुझे लगा बतौर स्त्री वो उस स्त्री को कैसे देख रही है, और अगर देख रही हैं तो क्या बदला लेने की चाहत उनमें है, और अगर है तो वो स्त्री जो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी है, जो सिमोन द बहुआर को नहीं जानती, जो फेमिनिज्म को नहीं जानती, जो मार्क्सिज्म को नहीं जानती, जो अम्बेडकर को नहीं जानती, वो कैसे इस दुर्लभ सत्य तक पहुंच सकती है। वो फूलन देवी जो एक और स्त्री है, उससे कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैंने इन 8 चरित्रों को वहां से लिया और इनके साथ यात्रा करनी शुरू की, इनसे बात, इनकी आपस में बात कराना शुरू की। तो ये खोजते 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 दमयंती एक कैरेक्टर है जो बहुत बस वो सवाल करती है, उसका कुछ है ही नहीं, जैसे विज्ञान है, उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं, बस सवाल है उसके पास बहुत सारे। तो धीरे 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 इस तरह से स्ट्रक्चर बना और एक बहुत छोटा सा आधे घंटे का ड्राफ्ट लिख पाया, और वो रखा रहा। फिर स्वाति जब NSD गई तो काफ़ी समय बाद, कई सालों बाद, उसने कहा कि नाटक अच्छा है और इसको फुल लेंथ लिखा जाए। मैं इसे डिप्लोमा प्रोडक्शन की तरह करना चाहती हूँ NSD के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स। तब मैंने इसको लिखा। तो ये मोटी मोटी रचना प्रक्रिया है। एक बात और कि मैं एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से था, तो अपनी माँ को मैंने जूझते देखा है, बहुत लड़ते देखा है। वो बुंदेलखंड की है, ये मेरी मातृभाषा है, मुझे मेरी माँ से मिली। ऐसे कोई खाने पीने की तकलीफ नहीं थी घर में, आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन उस महिला को मैंने रोज लड़ते देखा। तो मेरी माँ की कहावतें, बातें और इसमें गूंजती है। बस यही एक रचना प्रक्रिया है। वैसे तो बहुत जटिल है रचना प्रक्रिया, उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी संभव नहीं किसी के लिए। सर आप ही से है क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट। पहली बार में पक्की बात है कि आप इसके ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं हुए होंगे। कितना टाइम लगा इसके ड्राफ्ट को, आपको फाइनल ड्राफ्ट जो आपने लास्ट में जो चंक दिखाया उसको बनाने में?
मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ ज्योति जी, तो मैं ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो जाता हूँ। पर मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, एक्चुअली ब्राह्मण आलसी होते हैं, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता था इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे बहुत अंधेरा है। अरे छोटी सी मुक्तिबोध की लालटेन यथार्थ, क्योंकि यथार्थवादी नाटक है, यथार्थ को जानने के लिए आप एक लालटेन लेके चलना शुरू करते हैं और उतना ही हिस्सा दिखता है जितना लालटेन की रोशनी। अब आगे देखने के लिए आपको आगे चल के जाना होता है। तो ये बहुत एक ऐसी गुफा थी। स्त्रियां, एक तो मैं स्त्री नहीं, लेकिन मैं अपनी माँ से आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मुझे लगता है मेरे भीतर बहुत सी स्त्रियां हैं जो मेरे आसपास रही हैं, जिनके संघर्ष को मैंने देखा है। तो उस लालटेन को लेके आगे चलने से डर भी लगता है कि आगे ऐसा कुछ निकलेगा जो मेरे ही खिलाफ जाने वाला है, एक पुरुष के तौर पे या एक इंसान के तौर पे। तो मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा, स्वाति उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। स्वाति बहुत परफेक्शन चाहने वाली डायरेक्टर है, आर्टिस्ट है। तो हालांकि वो जानती थी कि ये लिख सकता है, तो उसने मुझे बहुत प्रेशराइज किया। ये फाइनल ड्राफ्ट मैंने 3 दिन के भीतर लिखा और उसके लिए मैंने वो एकांत मांगा, मुझे मिला भी। तो पहले और आखिरी ड्राफ्ट के बीच में काफ़ी फासला है, बहुत जीवन भी जिया उसने। तो 3 दिन मेरे लिए बहुत खास थे, जिनमें मैंने वो छोटी सी लालटेन लेके धीरे धीरे एक पैर बढ़ाते हुए ऐसा लग रहा था मैं अपने ही खिलाफ कोई वाइट पेपर लिख रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया थी, बहुत दर्दनाक थी। मैं इससे बच रहा था, तो करना पड़ी मुझे। मैम, आपने मेन लीड भी किया और आप डायरेक्टर भी, तो साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें करना कितना चैलेंजिंग काम है? मेरे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने हर नाटकों के साथ ऐसा करती हूँ, जो भी डायरेक्ट करती हूँ, कि पहले वो रोल किसी और से करा लेती हूँ, तो बाहर से देख पाती हूँ उसको। तो किसी और एक्टर को तैयार कराती हूँ, वो मैं कह रही हूँ वो वैसा ना भी करे जैसा मैंने सोचा है, तो 18-19 तो करा लेती हूँ। फिर मैं उसको करती हूँ और फिर सर को सामने बिठाती हूँ कि रिहर्सल देखो। तो सर कई बार इधर उधर भागने की कोशिश भी करते हैं। मैं बोलती हूँ कि नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को देख नहीं सकती बाहर से। तो मैं प्रोसेस में यही करती हूँ कि वो जो लगता है कि वो जो रोल मैं करने वाली हूँ वो मैं किसी और एक्टर से पहले कराती हूँ। तो बाहर से उसको पहले पूरा तैयार कराती हूँ, फिर मैं करती हूँ। और ऐसा बाकायदा करती हूँ, ऐसा नहीं कि उससे तैयार करा लिया। हम उसे ऐसा भी करते हैं कि पहले कुछ वो भी करेगी कुछ शोज और मैं भी करूँ। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभिमन्यु भाई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप प्लीज पास कीजिए, इजाज़त दीजिए। जगरेश जी स्वागत है आपका। सॉरी आप ये स्वागत करके बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां डायरेक्टर के लिए। आपको लिबर्टी है अभिमन्यु जी। ये बंदा कौन है? आशीष भाई, वो जो आप बात कह रहे थे कि जब मैंने उन औरतों को देखा और उसके बाद फिर अपनी एक जर्नी शुरू हो जाती है, रिलेटिविटी शुरू होगी, कनेक्टिविटी शुरू होगी। वो लालटेन पकड़कर पहला क्या कदम रहा? पहला कदम पहला दृश्य मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं बहुत छोटा था, तो इस तरह का बाबा बाई करके एक परंपरा है वहाँ। बारात जब चली जाती है तो बची हुई महिलाएं इसको एक खेल की तरह खेलती हैं। तो थोड़ा गीत वीत गाती हैं, थोड़ी अश्लील हरकतें करती हैं। तो बहुत छोटे में मैंने देखा था, क्योंकि पुरुष वहाँ अलाउड नहीं होते हैं। तो उसकी बहुत बारीक बारीक स्मृतियाँ थी मेरे भीतर। तो उसको रिविजिट करना और एक स्त्री की यौन आकांक्षाओं को समझना और अपनी यौन आकांक्षाओं से उसकी तुलना करना, और फिर ये जानना कि
हमारे पास क्या स्पेस है कि चौराहे पे खड़े होकर हम किसी भी स्त्री को कितनी कैसी भी नजरों से देख सकते हैं, देखते हैं। और स्त्री के लिए कितना सीमित क्षेत्र है कि चूंकि गांव में कोई बचा नहीं है, सब बारात चली गई है और उनकी यौन आकांक्षाओं को उन्हें अभिव्यक्त करना है। तो ये पहला कदम था जो लालटेन लेके मैंने वहां रखा। तो ये बहुत खूब। नाटक बात ये भी है कि चंडीगढ़ में की ऑडियंस बहुत अच्छी है और ऐसी कई जगह भी रहता है। जैसे आप दिल्ली में करो या हमने इसका शो मुंबई में किया, तो वहाँ की ऑडियंस थोड़ी प्रिपेयर्ड है नाटकों के लिए। लेकिन कई जगह ऐसे रहा है कि लोगों ने हमसे कहा फर्स्ट सीन से आप थोड़ी गालियाँ निकाल दीजिए, वो जो कल्ली आती है ना उसके कुछ शब्द निकाल दीजिए, वो जो उसने यहाँ कपड़ा बांधा होता है वो एक सिंबल ऑफ पेनिस रहता है, आप उसे हटा दीजिए। तो हमने उससे यही बोला क्यों आपको औरतें ऐसा करती है, बड़ी अजीब लगती है, आप बाजू में बैठ के देख नहीं पाते। और तो तब शहरों से ज्यादा अच्छी तो गांव की औरतें जो 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 उसमें बिल्कुल असहज महसूस नहीं करती। गांव की सारी औरतें, उसमें छोटी बच्चियां भी रहती हैं 11-12 साल की, माओ को तो अपनी बच्चों के सामने बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि वो समझ पाती है कि वो एक दिन उन्हें मिलने वाला है, तो वो अपनी बच्चियों को भी साथ में बैठ के दिखाती है। और हम शहर के आदमी और औरतें इतनी असहज हो जाते हैं ऐसा देख के। तो मैंने उससे यही कहा कि आप असहज क्यों हो गए, क्योंकि ये लेडी कर रही थी, बाहर आप यही गालियां देते हैं, आप बिल्कुल असहज नहीं करते। घर में बैठ के मेरे पापा बाजू में बैठ के दे देते, बिल्कुल असहज नहीं करते। लेकिन औरतों को आप देखते हो तो आपको बड़ा असहज लगता। तो एक्चुअली हमें आपको ये असहज ही करना है। वो हमारा वो ये हम ऐसे ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हम सोच के आपको असहज कर रहे हैं। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपने उन्हें क्या स्पेस दी। तो ये हमने जानबूझ के। एक जो इसमें विजुअल आता है जिसमें कि तमाम इन औरतों के पति आते हैं, वो विजुअल लिखा गया है या फिर उसे बनाया गया है? वो बनाया गया है, वो उसमें लिखा नहीं गया है। उसमें होली का गीत लिखा गया है, स्क्रिप्ट होली का सॉन्ग लिखा गया है। लेकिन मुझे ऐसे लगा एज अ डायरेक्टर कि आप बार बार उन डिस्क्रिप्शन में या डायलॉग्स में हस्बैंड के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऑडियंस को एक ग्लिम्स देनी चाहिए कि उनके अपने हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप रहे हैं। तो वो एक ग्लिम्स देने के, और नाटक में ना इतनी तनातनी है, आप देखोगे कि इतना खिंचाव है कि टेंशन ज्यादा नाटक में रहती है। फर्स्ट सीन जहाँ खत्म होता है वहां से लेके पूरे नाटक में आपको टेंशन ज्यादा मिलेगी। तो वो एक सीन में हस्बैंड का आना एक तरह से रिलीफ भी है कि आप एक जगह पे आप नाटक की वो तनातनी थोड़ा छोड़ देते हैं। तो कल ऑडियंस के रिएक्शन से भी वहाँ पे ऑडियंस एकदम, मुझे लगा कि एकदम खुश हो गई, चिल्लाने लगी। तो वो एक चीज़ ऑडियंस को देने के लिए, एक रिलीफ देने के लिए, एक हैप्पीनेस देने के लिए कि आप पूरे नाटक में ऑडियंस को सब तान के और इमोशनली टेंशन देके रखते हो, तो वो एक रिलीफ देने के लिए भी है। और दूसरा, होली के बाद ही पेटी सीन आता है, आप देखोगे, जहाँ पे वो सेंटर में लड़का लड़की रहते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि एक ग्लिम्स उस सीन के पहले हमें देनी पड़ेगी उनके हस्बैंड के साथ के लिए, ताकि वो उसे तुरंत कनेक्ट कर सके, क्योंकि वो छोटे छोटे सीन आते हैं, इसलिए उन हस्बैंड को वहाँ होली सीन में लाया। क्योंकि नाटक शुरुआत से जिस तरीके से चल रहा था और वो दृश्य जैसे ही वो सीन आता है, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकली, वाह, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जिस तरीके से दृश्य के बाद दृश्य जैसे चीजें बदल रही थी, जिस तरीके से चीज चल रही थी, वो एक ऐसी कल्पना थी जो आपको है ना एकदम पकड़ के और अंदर लेके चली जाती। yes. क्योंकि वो ऑल टाइम अपने दिमाग में अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं, देखिए वो हर वक्त उन्हीं की बातें करती रहती है। तो जब आप वो जो दिमाग में चल रहा है, आप भी उनकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हो ऑडियंस की, जब वो सुन रही है कि बंसी ठाकुर ऐसे है, लाला ठाकुर ऐसे है, तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है। हमने बनाते वक्त ये सोचा कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा जब उन्हें सामने देख ले, तो इसलिए हमने उन्हें। मैम, वो विजुअल था या सच में था उसमें वो कैरेक्टर जो हस्बैंड आते हैं उसमें? वो उनकी मेमोरी है, वो उन्हें याद कर रही है। लेकिन एक सीन था उसमें एक कैरेक्टर आता है, वो सीधा आता है तो सभी औरतें उसकी तरफ देखती हैं और उसकी तरफ भागती भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो सब एक साथ मेमोरी में चली जाती है, फैंटेसी, उसे थिएटर लिबर्टी आप कह सकते हो। कि आप ये कहोगे कि एक साथ सब मेमोरी में कैसे चली गई। भाई मैं हो सकता है अपने हस्बैंड को याद कर रही हूँ, उसी वक्त ये भी याद कर रही है, ये कैसे हो सकता है।
तो इसे आप थिएटर लिबर्टी कह सकते हो, या फिर थिएटर में ये पॉसिबल है या सिनेमा में ये पॉसिबल है कि मैं अपने हस्बैंड की मेमोरी में गई हूँ और एक साथ सारी औरतें आज से दूसरी जगह पहुंच गई। तो वो वैसा होता है कि जैसे ही सुमन अपने हस्बैंड को देखती है तो वो एक दूसरी रियलिटी में चली गई है, मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ मेमोरी में चली गई है और उसी टाइम पे बाकी औरतें भी वहां पहुंच गई। क्योंकि वो पहले लगा था, वो तब तो लगा था कि हाँ ये विजुअल है, लेकिन वो देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया उस सीन में, क्योंकि हम ऑन एंड ऑफ तुरंत करते रहते हैं। जब वो ठकराइन आती है वो मेमोरी आ जाती है, जैसी ठकराइन एग्जिट है वो आज की रियलिटी में चली गई। तो ये आप वो ड्रीम में जैसे होता है। मैंने एक ऐसी फिल्म भी देखी है जिसमें वो ड्रीम में लेके जाता है, आपने भी शायद देखी होगी, हॉलीवुड की एक फिल्म है। यस, वो उसे अपनी ड्रीम में लेके जाता है और उसी वक्त दूसरे कैरेक्टर भी ड्रीम में आ जाते हैं। तो आप उसको वैसा समझ सकते हैं कि वो जब एक कैरेक्टर ड्रीम में जा रहा है तो उसे बाकी कैरेक्टर्स भी ड्रीम में दिखते हैं। तो वो उस तरह से कि वो उसे आप सुमन का ड्रीम भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब सुमन अपने हस्बैंड के साथ है तो बाकी कैरेक्टर्स को भी वहां ड्रीम में देख रही है। तो उस तरह से कांग्रेचुलेशंस मैम एंड सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि पूरे प्ले के अंदर वो शुरू में एक वीडियो आती है जो मतलब शायद कल नहीं भी चलिएगा, टेक्निकल फॉल्ट रहा उसके अंदर, तो उसकी जरूरत क्या है और अगर क्या हम उसे हटा सकते हैं ताकि वो और भी अच्छा मतलब। इसके शोज हमने दक्षिण भारत में भी किए। तो फूलन देवी को हिंदी बेल्ट के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जी सर। तो इसलिए हम वो रखते हैं। छोटा सा दृश्य कुछ सेकंड्स का जहां फूलन देवी उनको गोली मार दी। मुझे लगा कि एक अपने भाषा बेल्ट के बाहर जब हम जाते हैं तो वो एक छोटा सा दृश्य देकर हम उस घटना से एजुकेट कर दें लोगों को, क्योंकि फिर उस घटना पे बहुत लंबी 1 घंटा सवा घंटा बात होने वाली है। उसे हटाया जा सकता है उस ऑडियंस के लिए जो फूलन देवी और उस फिनोमिना से बहुत अच्छे से परिचित है। और मुझे लगता है कि वो जो फिल्म है बैंडिट क्वीन, अगर वो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही तो ये नाटक आप पे ज्यादा असर करेगा। तो इसकी जरूरत मुझे लगती है, इसलिए हम चलाते हैं। हटाया जा सकता है निश्चित रूप से, अगर उस पर पहले थोड़ी बात हो जाए कि नाटक किस बारे में है, वो घटना क्या थी, हटाया जा सकता है। लेकिन ये दर्शक पर निर्भर करता है। तो जब भी हम अपने बेल्ट के बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो हो जाए। जैसे कल वो एक टेक्निकल फॉल्ट आया, वो प्ले नहीं हुआ बहुत अच्छे से, थोड़ा सा प्ले हुआ फिर बंद हो गया, लेकिन उससे नाटक पे असर नहीं हुआ। जी सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने मतलब देखा मैम की वो वॉल पे देखा मैंने कि वो है, तो क्या हमें वो पढ़ने के लिए मिल सकती है? क्योंकि अमेज़न के ऊपर तो है मैम, तो है नहीं वो। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आपको हम लोग लिंक दे देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। अवेलेबल। बल्कि मैं कहूँगी आपको स्क्रिप्ट पढ़ के और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट पोएट में लिखी गई है, मतलब पोएम फॉर्म में लिखी गई है, बात उसको अलग तरह से बना वाणी प्रकाशन से आई। मैम जो बीच में एक सीन आता है जिसमें वो लोरी गा रही हैं, जितनी भी लेडीज हैं, तो उसमें बिहाइंड द सीन मेल्स की भी आवाज आ रही है, तो वॉइस बढ़ाने के लिए था कि उसकी कुछ सिंबलिज्म थी? तुम देखोगे जब वो लोरी जहाँ एंड होती है, इवन जहाँ शुरू भी होती है, वो औरतें दुख में है, मतलब वो एक्चुअली जब आपके जीवन से कोई जाता है, आप इसे ब्रेकअप की तरह भी ले लोगे कि जब आपके जीवन में कोई ऐसा आता है कि जब आपके जीवन से कोई जाता है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना छूने की जरूरत होती है। कोई भी आपसे कोई दुख की बात कह ले, अरे वो चींटी मर गई, आप रो दोगे क्योंकि आपके अंदर दुख ऑलरेडी है। तो किसी कोई कहीं से उधर निकल गया, किसी को कोई चोट लग गई, कोई दुख हो गया, आप फट से रो दोगे क्योंकि आपके दुख अंदर ऑलरेडी है और वो व्यक्ति भी आपके अंदर है। तो उस लोरी में वो औरतें रोने लगती हैं, तो रो रही हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो हमने उनकी वॉइस इसलिए रखी है कि वो उनकी मेमोरी दिखाने के लिए कि वो देखिए वो अभी भी उन्हें याद कर रही है। आपके जीवन से कोई जाता है, आपको बार बार उम्मीद रहती है अब आ जाएगा या अब आ जाएगा, या आप हर घटना को उस आदमी से जोड़ लेते हो। एक तरह से तो वो आपके जीवन से चला गया है, पर वो बार बार और ताकत से पास आता है। तो वो लोरी इसलिए वो मेल वॉइस बढ़ाने के लिए नहीं है।
वो आप देखोगे वो पलट के उन्हें देखने लगती है। अगर वॉइस बढ़ाने के लिए तो पलट के देखती नहीं वो एंड में, इसलिए कि जहां उनकी लोरी खत्म होती है और वो छोड़ने लगती है तो वो हस्बैंड उन्हें वॉइस देते हैं कि हम आपके आसपास हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसी तरह वो उनको देखती है। और जैसे ही प्ले था, फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी मेंटली ट्रेनिंग हो सकता है अगर कोई प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो आफ्टर द प्ले क्या प्रोसेस रहता है कि थोड़ा कैरेक्टर से बाहर आने के लिए भी, क्योंकि एक एक्टर का काम कैरेक्टर में आना भी होता है और इससे निकलना भी होता है, बहुत ज़रूरी पार्ट। तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रहती है? क्योंकि ये प्ले ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कोई इंसान घुस सकता है, अगर वो इन सब से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है तब भी घुसेगा, अगर बिल्कुल भी नहीं है तब और ज़्यादा घुस सकता है शायद। तो आप बाद में क्या प्रोसेस करें? देखिए, अभी तक मुझे लगता है अगरबत्ती 50 लड़कियां कर चुकी हैं। पहले मैंने अपनी एनएसडी के बैच के साथ किया था, फिर हमारे ग्रुप में भी बहुत लड़कियों ने इसे किया है अलग अलग टाइम पर। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई घुस गई और निकल नहीं पा रही हो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोसेस से आप किसी नाटक में या कैरेक्टर में जाते हो तो आपको हमेशा याद रहता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपने अगर आपने कोई वॉक बनाई है, कोई लहजा बनाया है बोलने का, वो आपके अगले रोल में आए। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेस है, जिस तरह से आपने ये लहजा पाया है एक प्रोसेस के थ्रू, वो आप अपने अगले प्ले में भी, अपने अगले रोल में भी अपना के वो आप बदल सकते हो। मामला ये होता है कि लोगों के पास प्रोसेस नहीं है, तो उन्हें लगता है अब हम डूब गए हैं इसमें, इसलिए हम निकल नहीं पा रहे। नहीं, आपके पास प्रोसेस नहीं, इसलिए आप अगले में जा नहीं पा रहे। प्ले हमें इतना अच्छा लगा कि मैं वैसे टॉप में आता नहीं, मैं आज टॉप में आया सुनने के लिए। वेलकम। एक तो ना ये जैसे अभी आपने बताया कि जब मैं प्ले देख रहा था, जब 2 बार मेल एंट्री होती है, होली वाले और एक वो चुन्नी वाला, तो अभी आपने बताया कि दोनों जगह हस्बैंड थे, वरना मैंने पहली बार सोचा कि पहली बार वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी चाहा जिनको, क्योंकि जब चुन्नी आ गई फिर तो क्लियर हो गया कि अब तो हस्बैंड ही है। और उससे पहले था कि जो भी उनको कभी अच्छे लगे वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, उनके अलावा भी जो लोग हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जब आपने प्ले लिखा या जब आपने डिजाइन किया तो कहीं ना कहीं सेटअप या हो थोड़ा प्रभावित होना, या कि मिर्च मसाला वाला सेटअप पे था कुछ ना कोई, जैसे उसमें एक जगह औरतें काम कर रही हैं तो चलो एक ऐसा सेटअप बनाते हैं, वो बोला कुछ था? मिर्च मसाला देखिए, मिर्च मसाला कहीं भी जहन में नहीं। उसकी वजह यह है कि जहां से ये नाटक शुरू होता है वो बैंडेड क्वीन जरूर बैक ऑफ द माइंड थी, लेकिन सब कुछ इतना इमेजिनरी है, इतना कल्पना जनित है कि उनकी कहीं चर्चा ही नहीं। अब चूंकि थोड़ा सा मैंने देखा कि उन औरतों के बारे में कुछ पता तो करूं कि कौन थी वो औरतें, उनका हुआ क्या। तो एक बात मुझे पता चली कि इनकी मौत के बाद जब इनको गोली मारी गई इनके पतियों को, तो ये सारी औरतों ने एक विधवा यात्रा निकाली थी, कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग सी मिल गई। तो विधवा यात्रा निकालने के बाद लघु उद्योग निगम ने इन औरतों के रिहैबिलिटेशन के लिए एक बीड़ी का कारखाना बनाया, जिससे हमने अगरबत्ती। हाँ, तो ये वहां से कारखाना आता है, शायद मेरे दिमाग में कारखाने की वजह से वो आ गया। हाँ, ये हो सकता है। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने कही कि शुरू में जो क्लिप चला और जो ऑडियो आया, तो मेरी राय बिल्कुल ही अलग है कि जैसे क्लिप आया और ऑडियो आया एक टोन सेट हो गया, हमें पता चलेगा कि अब क्या होने वाला। मुझे लगता है अगर वो माइनस कर देंगे तो थोड़ा शायद समझने में बहुत टाइम लग सकता है, आधा प्ले निकल जाए तब बात समझ आएगी क्या हो रहा है। नहीं, और एक चीज और भी है कि नाटक क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट का है, तो अगर हम ये एस्टैब्लिश करने में 15 या 10 मिनट ले लें कि फूलन देवी ने क्या किया, फिर ये क्या कर रही हैं, तो इससे अच्छा जब कपूर साहब ने इसको इतना अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है तो थोड़ा सा उनसे लेके ऑडियंस को ये बता दो, फिर बाद में अपना बात कहते हैं। और नाटक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी कला अछूत नहीं, सारी कलाएं हमारी, अगर वो थोड़ा सा मदद कर रहा है और किसी के लिए मतलब एक फैक्ट एस्टैब्लिश करने में जल्दी से कर सकता है, सिनेमा भी हमारा ही मीडियम। और जैसे भाई, जैसे मान लीजिए नाटक में हमें कोई लोरी रखनी है और ये बुंदेलखंड की इतनी फेमस लोरी है, तो आप लोरी के लिए नहीं बोलोगे कि अरे आपने उनकी क्यों ले ली, आप कुछ अपनी बना लीजिए। पर भाई वो इतनी फेमस और इतनी स्टैब्लिश लोरी है तो वही ले लेंगे। तो ऐसी फिल्म के साथ भी कि वो इतनी अच्छी फिल्म है
और वो इतना मजबूती के साथ उन्होंने बनाई है, वो एक विजुअल लेने से ऑडियंस ऑलरेडी दिमाग में पूरा स्टोरी बैठ जाए। बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या ये आपने ऐसे सेलेक्ट किया था कि गा सकते हैं या बाय चांस ऐसा हुआ? ये लड़की यहाँ एक बैठी है एक्ट्रेस, ये बिल्कुल नहीं गा पाती थी पहले। हमारे पास सारे गाने रिकॉर्डेड है, लोरी भी और भजन भी। तो इन्होंने 1 साल लिया कि ये गा सके। अभी भी अब बहुत अच्छे नहीं गा पाती है ये अभी उस प्रोसेस में है कि, लेकिन अभी हमें लगता है कि इतना गा पाती हैं कि उसका एक सेंस ऑडियंस को दे सके। लेकिन ये अभी उतना अच्छा नहीं गाती हैं जितना अच्छा बुंदेलखंड, क्योंकि हमारे पास, हम इस नाटक के म्यूजिक के लिए मैं बुंदेलखंड भी गई थी, वहां से म्यूजिक, ये जो जितना भी आप इसमें गाने सुनते हैं ये वहां से हैं, वहां के लोक गीत हैं। आप उन औरतों की अगर आप सुनेंगे लोरी तो आप रो देंगे, वो इतना अच्छा गाती हैं, आप सो जाएंगे वही। एक तो वो औरतों का अगर आप टोन सुनेंगे ना, जैसे हर जगह के फोक में है वैसे बोलती हैं तो अलग अलग साउंड करती हैं, लेकिन गाते वक्त कुछ एक सा मिला लेती हैं, जबकि कहीं से सीखी नहीं होती है। उनका एक अलग टोन है, उनके पास एक अलग टोन है। तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी गाने भी हम लाइव कर सकें। हेलो मैम, मेरा नाम अर्पण है और मेरा ये सवाल था, जैसे सर ने बताया, आशीष जी ने बताया कि उनका राइटिंग का प्रोसेस क्या था, कि उन्होंने नाटक कैसे लिखा। आपका डायरेक्शन का प्रोसेस क्या था कि आपने नाटक कैसे बनाया? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि नाटकों में महिलाओं के किरदार जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो इस नाटक में महिलाओं के किरदार मतलब सारे महिलाएं ही थी। तो आपका प्रोसेस क्या था डायरेक्शन का और महिलाओं के साथ काम करने का? मैंने 2010 में सर ने जब नाटक लिखा था और कॉलेज में से किया भी था, आधे घंटे का, मैंने तब देखा था, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं करूंगी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन एनएसडी में 3rd ईयर में आपको अपना एक डिप्लोमा करना पड़ता है, जो डिजाइन और डायरेक्टर के स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने सर को बोला मैं ये प्ले करूंगी, आप इसको पूरा लिख दीजिए। तो अच्छी बात ये थी कि सर ने जब इसे 1 घंटे का बनाया तो मैंने अपनी क्लास की एक्टर्स की फोटोग्राफ और उनके नाटक कुछ क्लिपिंग सर को भेजी थी कि ये ऐसी लड़की है, ये एक्ट्रेस थोड़ी ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। तो सर ने लिखते वक्त उन एक्टर को ध्यान में रखा, रोल को बढ़ाते वक्त। ये अच्छी बात रही कि जब आपको पता होता है कि आपके साथ कैसे एक्टर्स हैं तो आप नाटक और अच्छे से लिख पाते हो और करने में भी इजी होता है। दूसरी बात, क्योंकि एनएसडी में अलग अलग राज्य के बच्चे आते हैं, कोई मणिपुर से है, कोई नागालैंड से है, कोई साउथ से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई बंगाल से है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहां पे भी मैंने बुंदेली में किया था, और तो मैं उन्हें वहां लेकर गई थी बुंदेलखंड जहाँ का ये है। तो उनके साथ हम 1 वीक रहे, उनको देखा अच्छे से, उनसे बातचीत की, वो कैसे सोचती हैं ये हमने जाना, उनकी मैनरिज्म, उनकी बिलीव्स। जैसे इसमें जो पार्वती करती है वो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानती है रियल लाइफ में, और उसने उसको बिल्कुल भगवान का भक्त होना है। तो उसने ये पकड़ा कि ये भगवान को मानती क्या है, उनके जीवन में उनका होना क्या वैल्यू रखता है, क्या मीनिंग रखता है, उसके लिए वो इजी हो गया। जैसे नन्ही बाई है, वो मणिपुर से थी, उनके यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है जैसा हमारे यहाँ पर है। तो उसने वहां पे जाके जब देखा तो वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये रहा कि उनके साथ बैठ के जाना, उनको देखना बहुत इजी रहा। उसके बाद वापस आके हमने सर को बुलाया था कि कैरेक्टर, स्क्रिप्ट, ये हमको एक्टर के साथ अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। तो राइटर हमारे साथ 1 हफ्ते थे। तो नाटक जब अगर राइटर के प्रेजेंस में बनता है तो आप उसकी छोटी छोटी चीजें आप तक पहुंच पाती हैं। तो ये हमारे साथ प्लस है कि राइटर हमारे साथ 24 घंटे मौजूद है। इस प्रोसेस से नाटक बना। हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते बताओ। आपका फोन आता है 3 से ज्यादा घंटी नहीं बजी होगी। चक्रेश भाई मेरी जनरेशन के बड़े प्रॉमिसिंग जो लोग हैं 2-3 उनमें से एक, मैं इनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये बता दूं कि मैं कम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत मुश्किल से मैं किसी को स्वीकार करता हूँ, खासकर थिएटर। और चक्रेश जी से मिलने से पहले भी मैं उनको देख चुकी हूँ, उनका नाटक देख चुकी हूँ। मैं जश्न बचपन में बच्चों का एक प्ले आया था, वो बहुत अच्छा प्ले था। तो मुझे ये मतलब अभी 2 साल पहले जब मैं एनएसडी में थी तो सर ने बताया कि मैं चक्रेश जी से मिला, तो मैंने बताया कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो चिल्ड्रंस के साथ काम करते हैं।
क्योंकि बड़े के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ही आप +16-17 होते हैं, आपके अपने बिलीफ सिस्टम बन चुके होते हैं, आपको कुछ भी समझाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ताकत लगती है अनबाइंडिंग में या उसे कड़ियों को खोलने में। बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है क्योंकि उस समय वो बन रहे होते हैं, तो बच्चों के साथ जो भी काम करता है वो भी बहुत सुलझा हुआ होता है और वो एक बहुत अच्छा तरीका है थिएटर को आगे बढ़ाने का। मैं एक तारीफ और कर दूं, बस मौका मिला है मुझे, बहुत कम। देखिए, ये एक अभ्यास का माध्यम है, आप अभ्यास करके सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन खाली इतना नहीं है मामला। तो चक्रेश भाई उन लोगों में से हैं जिनके काम में मुझे दिखता है, बात करके जिनसे समझ में आता है कि कला जिंदगी का जुड़वा है। ये वो तो नहीं है, जीवन तो नहीं है, लेकिन वैसा है, उसकी अनुकृति है। तो वो जीवन को काट के कला को नहीं देखते, तो इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान। एक सवाल आपसे, जैसे कल का नाटक हमने देखा, हम थोड़ा सा फूलन देवी जी के बारे में फिल्म देखने के बाद हम उन चीज़ों को, उन घटनाओं को भी समझते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो नाटक का रेलेवेंस है उसका चेहरा बदल गया है। तो क्या आपको लगता है कि जिस रूप में हम दिखा रहे हैं चीज़ों को, वो लोगों तक उस तरह से पहुंच रही है जिस तरह से उस वक्त अवेलेबल थी, पर अब चेहरा बदल गया है, चीज़ें हो रही हैं उसी रूप में हो रही है, पर चेहरा बदल गया है। जैसे मतलब अगर मान लें, अगर हम ऊंच नीच का अगर जो क्राइटेरिया है, पहले सीधा सीधा होता है चमार हो ये, हाँ, अब थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें एंटर कर गई हैं और बहुत सारे औहदे एंटर कर गए हैं, पोजीशंस एंटर कर गए हैं। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये जात पात मैंने अपने बचपन से बहुत गहरे तरीके से देखा है, बहुत अच्छे से पास से घर पे देखा है। मेरी मम्मी तो आज भी अगर आप जाते हैं घर पे तो पूछती है अंदर से, ये कौन है? सर ने। तो मैं बोलती, मैं बकवास मत करो, क्या बोल रही हो दोस्त है मेरे, या वो टीचर है मेरे, या मेरे सीनियर है। तो उनके लिए वो इतनी सहज बात है कि वो आके आपसे पूछ लेंगे, आपका पूरा नाम क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, बोलते हैं आप क्या लिखते हैं भाई साहब, आप बताते हो ये। तो आजकल सरने में ये हो गया है कि आपने रघुवंशी लिखा, तो आजकल जैसे सरने में लोग अलग अलग से लिखने लगे, तो जैसे मम्मी को पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले लोग जैसे आपने कहा सीधा सीधा लिखते थे, तो मम्मी पूछती रघुवंशी किस में आते हैं, ऐसा पूछ लेती हैं बिल्कुल। उसके बाद वो चाय लाती है तो बोलती हैं ये आपका कप है। तो और मेरी दादी क्या, मैं पानी भरने हम जाते थे तो मेरी ऐसा रहता है कि पार्ट अलग अलग है, जैसे कि ये अपर कास्ट के पार्ट है, एक ही कुएं से पानी भर रहे हैं एक ही वक्त में, मतलब उसी वक्त उनका घड़ा भी नीचे जा रहा है और उस वक्त उनका घड़ा भी जा रहा है, पानी में तो टच कर रहे हैं एक ही वक्त, लेकिन आप उस पार्ट से करोगे और वो इस पार्ट से करेंगे। तो लकड़ी के पार्ट से वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लकड़ी हमने पढ़ा था ना, आपने भी पढ़ा होगा साइंस में, वो ऊष्मा की कुचालक होती है, वो जात की भी है, मतलब लकड़ी के पार्ट से वो भर सकते हैं एक ही टाइम पर, पत्थर से नहीं भर सकते, या आयरन की भी पार्ट ऐसे पड़ रहे थे उससे नहीं भर सकते हैं, लकड़ी से भर सकते हैं। तो ये कास्ट में भी ये साइंस उन्होंने इसमें भी लगा लिया है, तो ये मैंने बड़े पास से देखा है। और हमारे यहाँ में दादाजी, जैसे आप जब निकलते हो तो आप घर से निकलते वक्त आपको स्लीपर उतारनी पड़ेगी, अगर आप हमारे घर के सामने से निकल भी रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं तो बात अलग है। तो अब ऐसा हो गया कि नहीं निकालते स्लीपर, तो मेरे दादाजी से बोलते बदल गए, बढ़ गए बहुत नीच जात के लोग। एक्चुअली अपर कास्ट के लिए उनका थोड़ी भी बराबरी पे आ जाना, उनका बढ़ जाना, उनका बिगड़ जाना, समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा गांव में भी अभी हो गया है, उस तरह से फॉलो नहीं होती है, लेकिन हमारे नाटक करने की वजह ये है कि उसने फॉर्म तो बदल लिया है, लेकिन वो भी गया नहीं है, किसी के अंदर से नहीं गया है, फॉर्म बदल लिया है उसने, उसके होने का तरीका बदल लिया है, लेकिन वो गया नहीं है। और मैं ये कहूँगा खाली जाति की बात नहीं, फूलन देवी गरीब है, आप किसको मत भूलिए, वो गरीब है और दलित तो है ही, और स्त्री है, और कास्ट, क्लास और जेंडर का सवाल अभी भी है। दूसरी बात, आप कामायनी पढ़े हैं आज भी, तो
सब कुछ डूब गया है, मनु सिर पे हाथ रख के बैठा। तो कोरोना काल में मैं भी ऐसे ही बैठा, तो मुझे मनु याद आता। तो ये उसका चेहरा बदल तो जाता है, लेकिन सिर्फ बाहरी ढांचा बदला है, भीतर तो बिल्कुल वैसे। सर मैम की बात सुनी भी, तो एक टाइम याद आया, मेरी सिस्टर की मैरिज थी 2013 में राजस्थान में। सर फर्स्ट टाइम राजस्थान गया, मतलब मैं बचपन से चंडीगढ़ ही हूँ। तो मैरिज की सिस्टर की मैरिज थी, तो फर्स्ट टाइम गाँव में गया मैं। तो वहाँ पर सरपंच ने बुलाया कि भाई शहर से लोग आए, सब कुछ है। तो उन्होंने हमारे लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करा। तो मैं सर गया उनके घर पर, तो उनने चाय छूटी, सब कुछ उन्होंने रखा, सब कुछ बैठे हमारे साथ। उसके बाद वो सब जब चाय वो हमें पी ली ना, कप्स पड़े थे वहाँ पर, जब मुझे लगा कि वो आगे उठा के लेके जाएगी, तो मुझे वो सरपंच के बेटे आगे कहते ये जो है ना उठा के, या बाहर से धो लो और धो के साइड में। बिल्कुल, हमारी मम्मी भी धुलवाती है। मुझे सर तो और इतनी मजेदार बात है कि 4 कप रखे तो वो मान लीजिए मुझे क्या देगी, नहीं तुम रहने दो, तुम लोग धो। हाँ, वो फिर सर मैं धोए हो गया। तो अभी मैं इसको इतना हंस के बता रही हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने घर पे भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मम्मी से मैं आज भी लड़ लेती हूँ। एक सवाल मेरा भट्ट साहब से भी है, पपेट्री, मैं चूंकि अभिनेताओं के साथ भी काम करती हूँ, अभिनेता बिल्कुल एक सब कुछ सामने तो वही ले जाता है, तो उसको देखे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो पपेट्री भी अभिनय है, पूरी तरह से अभिनय है। आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं, जैसे आपका वो जो कैरेक्टर था, जो पूरी परफॉर्मेंस को कंबाइन किया, तो उसे प्ले तो आप कर रहे हैं, एक कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा नहीं देखती है। ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है, और आप उस कैरेक्टर को एक पपेट में उतारते कैसे? ये और 2 बातें हैं कि ये लालच कैसे रोक लेते हो आप कि मेरा चेहरा ना देखे, क्योंकि इसी लालच के लिए तो एक्टर एक्टिंग करता है। और दूसरा कि आप उस कैरेक्टर को उस पपेट में कैसे डालते हो? सर ऐसा कि चेहरा दिखे ना दिखे, अगर मेरे चेहरे ना दिखने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा पपेट काम कर रहा है ना, वर्क कर रहा है, तो मुझे उसमें बड़ी खुशी है कि जो, चलो मेरा चेहरा बाद में दिखे वो बात की बात, लेकिन जो मेरे पपेट का चेहरा दिख रहा है, मेरा पपेट लोगों से बातें कर रहा है और लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, वो नहीं सोचते कि यार ये क्या है, गुड्डा है, कुछ भी खिलौना है, लेकिन ऐसा नहीं सोचते, वो यही सोचते कि यार ये इंसान ही है। तो मुझे खुशी होती है कि हाँ उससे बात कर रहे हैं, उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सामने से, तो मुझे इसी की बड़ी खुशी होती है सर। फिर मैं नहीं सोचता कि मेरा चेहरा दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि आप पपेट्स कर रहे हैं सर। जब मैं MPSD में था तब गोविंद नामदेव सर आए थे, और इस नाटक में भी उनकी वॉइस ओवर गोविंद नामदेव सर की है। उन्होंने एक इंसिडेंस बताया था, जब वो कैरेक्टर प्रिपेयर कर रहे थे तब वो रियली फूलन देवी से मिलने जेल में गए थे। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि फूलन देवी से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। फूलन देवी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो उनका अपर टॉप था वो उतार के दिखाया उनको, तो उसमें जो वो ठाकुर लोगों ने किया हुआ था उनके साथ, तो उसमें से उनकी हड्डियां भी विजिबल हो रही थी उस टाइम, तो वो उभर गया था वो सारा कुछ। तो वो कैरेक्टर स्टडी में ये वो देखने गए थे। तो सर जब आप नाटक लिख रहे थे, क्या कुछ ऐसा रियल इंसिडेंस कुछ ऐसा हो, या फिर गोविंद नामदेव सर ने आपसे शेयर की हो कुछ ऐसा, कुछ जो आपको हेल्प किया हो, उसके बारे में जानना चाहते हैं। वो जो बहमई की घटना है उस पर फिल्म बन चुकी थी, तो मुझे ये पक्का था कि मैं उस पर नाटक नहीं लिखूंगा, नाटक एक अलग परिप्रेक्ष्य में लिखूंगा। गोविंद नामदेव जी सागर के, मेरी माँ भी सागर की, तो गोविंद नामदेव जी बम्बई में रहे, और अभी हम उनसे ज्यादा सागर में रह चुके। गोविंद जी को मैंने फोन किया कि आपका वॉइस चाहिए, तो उन्होंने, वो बहुत बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट हैं, शायद इतना रिकॉर्ड करने के वो बहुत पैसे ले सकते, उन्होंने मुफ्त में उसको रिकॉर्ड किया। फूलन देवी जब ग्वालियर जेल में थी, तो उस दौरान जेल में और भी कई अफसर थे, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। कुछ राजनीतिक बंदी भी उस दौरान जेल में थे, वो फूलन देवी के साथ काफी इंटरैक्शन करते थे, उनसे मुझे बात करने का मौका मिला।
तो इस तरह से मुझे कुछ चीजें पता चली। गोविंद नामदेव जी से नाटक के बारे में कोई बात, क्योंकि गोविंद नामदेव जी ने जो नाटक किया है वो एक बायोग्राफी जैसा है, जो एक्चुअल हो चुका है या जो चरित्र है उन्हें रिप्रेजेंट करना है। पर ये नाटक की पृष्ठभूमि तो फूलन देवी की है, पर नाटक काल्पनिक है। ये उस तरह से वो मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क है। जब आप कोई बायोपिक करते हो तो आप फैक्ट्स इकट्ठे करते हो, कहते हैं याद करते हो। जैसे आप कोई निबंध लिखते हो तो आपको सब याद करना पड़ता है, लेकिन जब आप कविता लिखते हो तो सब भूल जाना पड़ता है। तो इस नाटक की प्रक्रिया दूसरे तरह की, पोएट्री की तरफ है। सर ने शायद नाटक में भी पहले एक कविता लिखी है। ये नाटक लिखने के पहले सर ने एक पोयम लिखी थी, कुछ लाइनों की, जो नाटक में भी आती है। जब वो मटकी वाले सीन आता है तो नाटक लिखने से पहले सर ने वो पोयम लिखी थी, बाद में पूरा नाटक लिखा है। थोड़ी पोएटिक प्रोसेस में था। थैंक यू। और हाँ, गोविंद नामदेव जी ने बड़ा एहसान किया। मैंने उनको फोन किया, हालांकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो इतने सहज, इतने बड़े आदमी होके भी इतने सहज सरल उपलब्ध है हम लोगों के लिए कि आश्चर्य होता है। वो बिल्कुल उन पे बम्बई या सिनेमा, उन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया इवनिंग में, मतलब वो एनएसडी की वर्कशॉप ले रहे थे, शाम को रिकॉर्ड किया। तो हमारे लिए तो उन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया, हमने कहा सर ठीक है बढ़िया है। तो वो गए, उन्होंने फोन किया बाद में रात को 10 बजे कि नहीं अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सुबह फिर रिकॉर्डिंग करूंगा फ्रेश वॉइस से। तो अगले दिन वो फिर स्टूडियो। उन्होंने कहा मेरी आवाज कुछ थकी हुई थी, तो वो खुद आए दोबारा और उन्होंने दोबारा रिकॉर्ड किया। हाँ जी, ऐसे काफी बातें हुई हैं और सारे सवाल जो मैं भी पूछना चाहता हूँ वो पूछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लेखन जो होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वो पोइट्री से शुरू होते हैं। लाइक यू, आपने जो नाटक लिखा वो फूलन देवी से को देख करके और खुद अपना बनाया, क्रिएट किया। और कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो निर्देशक के नाटक होते हैं, जैसे आपके लिए स्वाति मैम, कि आप किस तरह से चुनाव करती हैं नाटक का जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्देशन की संभावना हो। और मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के पूरक लगे। मुझे जो सारी बातें यहाँ पर हुई उनका मनन करने के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि पूरक हैं। तो आप किस तरह से चुनाव करती हैं किसी नाटक का? मैंने अगरबत्ती के बाद अग्नि बरखा नाटक किया है। नाटक को चुनाव एक ही रहता है, एक ही कारण होता है किसी भी नाटक को करने का मेरे लिए, कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ इस वक्त, या मैं क्या कहना चाहूँ। मैं कोई भी नाटक करती हूँ या हम भी कोई नाटक करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, कि इस वक्त हम क्या कहना चाहते हैं, या क्योंकि आप सिर्फ अपने जीवन की बात नहीं कहते हो, अपने पूरे वक्त को साथ लेके चलते हो। तो हम कोई भी नाटक करने के वक्त वो उस बात को ध्यान में रखते हैं कि क्या हम जो कहना चाहते हैं वो बात उस नाटक में है, तो हम वो नाटक ले लेते हैं। तो अगरबत्ती को करते वक्त भी ये था कि क्योंकि बचपन से ये बात है, जैसे सर ने कहा कि वो अपनी मदर का वो सप्रेशन या उन्होंने देखा हुआ है, तो ये बचपन से मेरे साथ है कि ये जात या जेंडर को लेके मैंने भी देखा है। हमारे यहाँ पर मेरे बड़े पापा की एक बेटी हैं और वो एक लड़के के साथ भाग जाती है, फिर वो घर में आती है तो घर की हर विंडो लॉक है और फोन का लैंडलाइन भी लॉक है, और मेरे चाचा धड़ धड़ करके रात को 2 बजे भी दरवाजे खोल के घुस जाते हैं कि वो क्या कर रही है। मैंने भी ऐसा देखा है। तो ये बात कहने के लिए इस नाटक में वो सारी बातें थी जो अब मैं कहना चाहती थी। और जिसने कहा कि नाटक राइटर का है, डायरेक्टर का है, मैं तो ये कहती हूँ कि पहले नाटक राइटर का ही होता है, क्योंकि पहला तो जो थॉट है वो राइटर के ही दिमाग में आया, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो राइटर का ही है। लेकिन सर आप उनके नाटक जो पढ़ेंगे, अगरबत्ती भी अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, अगर आप किताब ले सके, सब कुछ नहीं लिखते हैं वो, कुछ भी नहीं लिखते हैं स्क्रिप्ट में। आप देखोगे तो वो डायलॉग्स लिखते हैं और एक शब्द लिखते हैं, खामोशी। अब आप निकालते रहिए खामोशी का क्या मतलब है, सन्नाटा निकालिए, सन्नाटा कहाँ से पैदा करोगे। वो लिख देते हैं अंधकार, क्या अंधकार, लाइट ऑफ कर दो अंधकार। ये वो जो पोइट्री के ना, ये उसे निर्देशक का नाटक बना देता है। यही चाहता तो ये वो
ये एक्चुअली राइटर ही वो स्पेस दे रहा है कि अब आप इसे निर्देशक भी के लिए भी उतनी स्पेस छोड़ देता है। वो ब्रैकेट्स कहीं नहीं है नाटक में जी। अब नाटक पढ़ेंगे तो कोई ब्रैकेट नहीं है ना पूरे नाटक में। जैसे आप मोहन राकेश के नाटक पढ़ेंगे तो ब्रैकेट भरे पड़े, नाटक में कहीं ब्रैकेट नहीं है, कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट है भी तो उसमें सिर्फ ये है खामोशी, अंधकार, सन्नाटा, चुप्पी, ये है ब्रैकेट। अब आप ये मतलब निकालते हैं तो ये निर्देशक के लिए, एक्टर के लिए स्पेस मिल जाता है कि अगर मैंने अपने एक्टर को समझा भी दिया फिर भी उसे अपना काम उसे करना ही पड़ेगा कि वो सन्नाटे को कैसे प्रेजेंट करता है। बहुत अच्छा, मुझे अपना आंसर मिल गया। कार्य करने में मतलब क्या क्या मुसीबतें आई या क्या क्या मुश्किलें आई, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए प्लीज। मुश्किलें ये आई कि राष्ट्रनाट्य विद्यालय से शुरू हुआ था, तो पहली बात तो ये जैसे सर ने ही कहा कि मुझसे लिखवाना बड़ा मुश्किल है, तो आधे घंटे का 1 घंटे में कराना मुझे बहुत मुश्किल लगा। सबसे पहले आप सच बात है, आप राइटरों को, मुझे नहीं पता बम्बई में कैसे लिख लेते हैं रोज एपिसोड 1, या वो वेब सीरीज ऐसे कैसे हर OTT पे कैसे करोड़ों वेब सीरीज आई पड़ी हैं, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे तो अगरबत्ती लिखा, अगर सर ने लिखा 2017 में, अभी 2022 चल रहा है, 5 साल लगे मुझे अगला नाटक लिखवाने में सर, वो भी लिटरली झगड़ा कर करके। तो एक तो वो दिक्कत होती है नाटक लिखवाने में, आप राइटर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब आप कर भी लेंगे तो वो असर उतना करती नहीं है उनपे, पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो ये दिक्कत हुई। हाँ मतलब रहते हमारे साथ नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ नहीं रहते। एक तो ये दिक्कत है कि उनसे नाटक लिखवाना। दूसरी बात क्योंकि 8 लड़कियां जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लड़कियां हैं, लेकिन लड़के हमें कुछ ग्लिम्स में चाहिए, तो NSD के एक्टरों के साथ ये दिक्कत है, खासकर जो एक्टर्स होते हैं, तो लड़के बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। ये हमें आगे जाना है, हम 2 लड़के इंटरेस्टेड थे, वो जो हीरा और सोहन सिंह का है, लेकिन ग्लिम्सेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो, तो उनके लिए मुझे उनको थोड़ा मनाना पड़ा कि आप लोग कर दीजिए, तो उनके सारे काम मैंने किए। दूसरी बात ये, NSD के आप जितने भी डिप्लोमा प्रोडक्शन देखेंगे वो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ NSD में ही होते हैं। क्यों? इतने रिसोर्सेज बाहर इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां तो आपको सब मिल जाता है, आपको पूरा सेट मिल जाता है, सेट की टीम मिल जाती है, लाइट टीम, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, आपके पास ट्रेन एक्टर्स हैं, वो आपको सब मिल जाता है। लेकिन वापस जबलपुर जाकर इस नाटक को करना बड़ा मुश्किल था। एक तो 8 लड़कियां आपको मिले, क्योंकि लड़कियों का साथ में आना ही बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन ये हमें दिक्कत नहीं हुई, लड़कियां हमेशा उपलब्ध रही। लेकिन क्या होता है, छोटे शहरों में कोई भी बच्चा सीखता है, थोड़ा भी उससे आने लगता है और वो चला जाता है, या तो किसी ड्रामा स्कूल चला जाएगा, या आजकल तो बच्चों को लगता है सीख लिया 2 साल हमने, अब सीधे बम्बई हमारा इंतजार कर रहा है, कोई डायरेक्टर हमें बुला रहा है, तो वो चले जाते हैं। एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि 2 शो तो उन्हें समझने में लग जाते हैं कि उनका रोल क्या है, वो नाटक क्या कह रहा है, और जैसे ही वो थोड़ा सीखता है वो चली जाती है। तो ये है कि फिर भी कुछ दौरान हम बच्चों को समझाने में सफल रहे हैं कि आप जाइए, आप बम्बई जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप लंदन जाइए, आप कहीं भी जाइए, थोड़ा सीख के जाइए। तो अभी हमारे पास 4 कास्ट 5 ऐसी लड़कियां हैं जो ये उनका भी ये 30वां शो है, तो वो कंटिन्यू कर पाएंगे। एक तो ये मुश्किल हो जाती है कि आप लड़कियों को इकट्ठा कर सको, दूसरा रिसोर्सेज, छोटे शहरों में रिसोर्सेज इकट्ठे करने थोड़े से मुश्किल होते हैं। ये कुछ चैलेंजेस हमें करने पड़ते हैं कि लड़कियां और एक्टर्स जल्दी सीखना नहीं चाहते, उन्हें कुछ नाटक करते लगता है कि अब हमसे आ गया है, तो ये कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने हैं। स्वाति जी, नाटक किसी भी भाषा में किया जाए, ऑडियंस के दिल को छू गया तो नाटक आ गया, पर कभी कहीं दिल में ये रहा कि इस नाटक को बुंदेली में करेंगे तो कहीं डिसीजन बैकफायर या कुछ इस तरह का? हाँ, नहीं ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब दिल्ली में किया तो मैंने बताया कि वो अलग अलग राज्य की लड़कियां थी, तो उनसे पहले था कि जैसे, क्योंकि सर ने शुरू में से हिंदी में ही लिखा है, फिर इसे वो दिल्ली में ट्रांसलेट किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि हम हिंदी में भी कर सकते हैं। भाई ये अत्याचार लग रहा था मुझे शुरू में कि मणिपुर की लड़की को बुंदेली बुलाए, और वो मैं सच बता रही हूँ, उसका एक लाइन रहता है, मुझे नन्ही बाई बनती है कि नन्ही बाई और दमयंती का एक कॉन्वर्सेशन आता है नाटक में बीच में,
अब ना कक्का रहे ना नाम ले बहुआ। तो बुंदेली में बोलते हैं अब ना कक्का बचे ना नाम ले बहुआ। तो वो बोलती थी अब ना कक्का बचे ना नाम ले बहुआ। तो इतना स्वीट लगता था उसके मुंह से। फिर भी वो कहती नहीं हम बुंदेली में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस आर यूनिवर्सल। लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है लेकिन इमोशंस आर यूनिवर्सल। और एक बात और भी है, जैसे आप कल भी मुझे कुछ ऑडियंस जो बाद में मिलने आई उसने कहा कि फर्स्ट सीन में थोड़ा दिक्कत रहा क्योंकि फर्स्ट सीन का एक ही मीनिंग है कि आप एक रिचुअल ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हो। बोलती फर्स्ट सीन में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि समझने में, कि लगता है कि अरे यार ये नाटक समझ में आएगा कि नहीं। लेकिन सेकेंड सीन से ऑडियंस टोन भी पकड़ पा रही थी। हो सकता है उनसे कुछ शब्द मिस हो पाए पर वो इमोशन समझ पा रही है, वो टोन समझ पा रही है। जैसे हम जब NSD में रहते हैं तो हम रशियन प्लेस भी देखते हैं और हम समझ पाते हैं। जैसे फिल्में भी आप देखते होंगे, आप स्वीडिश फिल्में देखते हैं, आपको नहीं आती लैंग्वेज, आप बिना सबटाइटल के भी देख पाते हो। बल्कि सबटाइटल में तो मुझे मुश्किल लगती है कई बार कि मैं नीचे ये पढूं कि वो देखूं, तो मैं सबटाइटल ऑफ करके देखती हूँ क्योंकि मुझे वो एक्टर का इमोशन देखना और सब पहुंचता है आपके अंदर। तो हम बिल्कुल भी इस बात को लेके चिंतित नहीं थे या कोई डाउट नहीं था कि हमें इसे बुंदेली में करना नहीं चाहिए। बल्कि हमारे कोई प्रोफेसर से दिल्ली में अब नहीं रहे, राजेंद्रन सर, उन्होंने नाटक देखा। जो हमने फर्स्ट शो में हमारे साथ गलती हो गई थी कि हमने लोगों को ब्रोशर्स नहीं बांटे थे, या पहले हम लोगों को बोलते नहीं थे, प्लॉट नहीं समझाते थे, कथानक नहीं बोलते थे। बाद में हमने से शुरू किया कि हम ऑडियंस को कथानक या प्लॉट पहले ही समझा देते हैं ताकि वो देखते सब समझ सके कि क्या घट रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसे बुंदेली में ही करो, ये अच्छी बात है। वो लैंग्वेज, कोई बात जो है वो उसी भाषा में ही हो सकती है, क्योंकि वो उनकी बात है। या आप जहाँ और नहीं होती आप उसे बदल दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। आप इसे बुंदेली में ही करो, बस ऑडियंस को उसका प्लॉट पहले हिंदी या इंग्लिश में बोल दो, वो कनेक्ट कर पाएगा। मैं भी मतलब यहाँ बस एक बात बोलूँगा कि मैंने एक शेर का कैरेक्टर लिखा और वो आता है स्टेज पर और बकरी की आवाज में साउंड करता है। भाषा केवल भाषा तो संस्कृति का आधार है। तो अगर वो कैरेक्टर है बुंदेलखंड का है तो वो तो वैसे ही बोलेगा, आप उसको किसी और तरीके से बुलवा ही नहीं सकते। वो अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, उससे कुछ थोड़ा सा कई बार तो हम शिकायत करते हैं, कोई मराठी नाटक करता है और बोलते हैं वो ठीक से मराठी नहीं बोल रहा था, लग ही नहीं रहा था मराठी। अब माजिद मजीदी का कोई कैरेक्टर है, ईरानी है, तो अपनी भाषा में बोलता है। हम संवेदना की जो प्राथमिक अभिव्यक्ति है, भाव, उससे हम पकड़ लेते और उसकी जो भाषा है वो उसको सहज रखते। बल्कि कई बार इसलिए हो जाता है आप दोबारा भी नाटक देखना चाहते हैं। जैसे फिल्म में आप देखते हो 2 बार 3 बार, कि एक बार हम मोटा मोटा समझ गए, हमें उसका बारीक चीज समझना पड़ेगा। हो सकता है चंडीगढ़ की ऑडियंस फिर बोले कि वो छूट गया हमसे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपका, सर आपका, भट्ट साहब आपका, और आप सबका कि आप इस निर्देश की वार्ता है।